चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम खैरियत से हैं? होप सो आप तमाम खैरियत से ही होंगे। आज का सेशन जो है वो दो टॉपिक्स के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल समीर कादरी साहब ने आई थिंक सो क्रेडिट के हवाले से बात की थी, क्योंकि कल टाइम बहुत शॉर्ट था तो हम कवर नहीं कर सके थे। आज उससे स्टार्ट करेंगे। दो क्रेडिट मैं इंशाल्लाह शो करूंगा कि किस तरीके से उसको ड्रेक के अंदर जो है वो हम पॉपुलेट करते हैं, या किस तरीके से उसकी नेविगेशन होती है। और उसके बाद जो है आज हमने 1040 एनआर के ऊपर बात करनी है। कुछ टेक्निकल बातें होंगी हमारी, और वरना नॉर्मली हम ये बातें करेंगे कि आज जो है वो एक टेक्स्ट रिटर्न 1040 एनआर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया और अपने वैल्यूएबल टाइम में से कुछ टाइम निकाला। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करना। ओके, प्लीज कंफर्म मी इफ यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन। अच्छा जी, आज क्वेश्चन हम बिल्कुल एंड पे लेंगे, सो जो लोग भी हैंड रेस कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, ओके, थैंक यू। सो ये ड्रेक का इंटरफेस आज आप तमाम के सामने है, और आप लोग इससे थोड़े बहुत फेमिलियर ऑलरेडी हो चुके होंगे, क्योंकि कल हमने इसी स्क्रीन पे काफी डिस्कशन की थी। ठीक है, तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाइल्ड टैक्स क्रेडिट से। और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के लिए जिस तरह एसेंशियल पॉइंट है वो है कि डिपेंडेंट्स का होना। और डिपेंडेंस का होना हमारे लिए जरूरी इसलिए है कि उसके बगैर जो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट है वो नहीं मिलता। अदर डिपेंडेंट क्रेडिट्स तो उसके बावजूद भी मिल सकता है अगर कोई डिपेंडेंट आपके पास है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने टैब 1 पे स्क्रीन 2 पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने कल इसको एक्सप्लेन किया था, मैं आज जस्ट सिर्फ नेविगेशन बता रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल। सो टैब 1 एंड स्क्रीन 2 पे डिपेंडेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। और जब आप इसको ओपन करते हैं और डबल क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर, तो ये एक फॉर्म ओपन कर देगा जिसके अंदर वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट नेम ऑफ द डिपेंडेंट है। और लेट्स से मैं यहाँ पे डिपेंडेंट का नेम जो है वो AMAN अमान ले लेता हूँ। अमान, अमान कासमी, ये अचानक से रैंडम नेम आया मेरे जहन में। अच्छा, SSN लेना है हमने। SSN हम रैंडम बेस पे ही ले रहे हैं आज भी। और उसके बाद रिलेशनशिप हमसे पूछ रहे, तो रिलेशनशिप के अंदर हम इसको सन कंसिडर कर लेते हैं। अब वो हमसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कि कितने मंथ्स वो आपके साथ रहा। अब ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, और ये ऑलरेडी आप तमाम जो है वो कोर्स कर चुके हैं, तो आप लोगों को काफी अच्छे से अंदाजा होगा कि इस सवाल से कितना बड़ा टैक्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। बहरहाल 12 मंथ ही कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे। ड्रॉप डाउन के अंदर भी मौजूद होता है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी, तो डेट ऑफ बर्थ मैं ले लेता हूँ 01/01/2018। दैट वुड बी फाइन। डेट ऑफ डेथ नहीं है। डिजीज चाइल्ड डॉक्यूमेंट भी नहीं है हमारे पास, हमें कहीं और चेक बॉक्स या मार्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस एज पर द कंडीशन आप इन इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करके एज पर द कंडीशन आप मार्क कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल चेक बॉक्सेस पर क्लिक करूंगा, वो जो है हमारे पास फॉर द कंप्लाइंस पर्पस आप उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। डिपेंडेंट लिव विद द टैक्स पेयर, ये मुझे मेंशन करना जरूरी है। और इसमें से मुझे किसी और चीज पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकंड स्क्रीन हमारे पास ड्यू डिलिजेंस की है, इस पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के हम आंसर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज ईदर ऑफ द फॉलोइंग ट्रू? डिपेंडेंट इज अनमैरिड और डिपेंडेंट इज मैरिड कैन बी क्लेम एज अ टैक्स पेयर डिपेंडेंट एंड इज नॉट फाइलिंग जॉइंटली रिटर्न। ठीक है, बिल्कुल। डिपेंडेंट अनमैरिड है और उसको क्लेम भी किया जा सकता है एज अ टैक्स पेयर के डिपेंडेंट के तौर पर। ठीक है, और वो अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहा जॉइंट। Did the dependent live with the taxpayer in the US for more than half a year? Yes. Is is this not the taxpayer son or daughter? हम इसको not applicable पे भी क्लिक कर सकते हैं और no पे भी क्लिक कर सकते हैं। Not applicable पे छोड़ देते हैं। Could another person qualify to claim this as a dependent? जिस बंदे को हम डिपेंडेंट क्लेम कर रहे हैं, क्या कोई और इससे डिपेंडेंट क्लेम कर सकता है? ये एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, खास तौर पे उस केस के अंदर जहां मियाँ एंड बीवी यानी हस्बैंड एंड स्पाउस के दरमियान अगर कोई क्लैश चल रहा होता है, तो उसमें ये बहुत दफा देखने को आता है कि बाज औक़ात हस्बैंड कोशिश करता है कि पहले मैं डिपेंडेंट क्लेम कर लूं, और बाज औक़ात वाइफ कोशिश करती है कि पहले मैं डिपेंडेंट क्लेम कर लूं। राइट नाउ हम कहते हैं कि नहीं, कोई भी इसको क्लेम नहीं कर सकता।
ओके, द क्वालिफाइंग पर्सन इज अ टैक्स पेयर्स डिपेंडेंट हु इज अ सिटीजन और नेशनल और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यस। ओके, डिड यू एक्सप्लेन द टैक्स पेयर, हम इन दोनों पे नॉट एप्लीकेबल लगा सकते हैं। वो जस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने उनको एक्सप्लेन किया था इन चीजों के बारे में, यस या नो। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए इस डिपेंडेंट के रिलेटेड। तो हम कहते हैं हमारे पास जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, और हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडेड स्टेटमेंट, या कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट जो उसके पास सपोर्टिंग के तौर पे हो, तो आप यहाँ चेक बॉक्स पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से हमने यही इंफॉर्मेशन एंटर की है, और मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ जिस तरह लास्ट टाइम कर हम कर रहे थे, और चेक करते हैं कि क्या 1014 ने हमारे लिए कोई डिपेंडेंट के क्रेडिट जनरेट किया है, यस या नो, ठीक है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ लाइन 21 के अंदर यहाँ पे मुझे 2000 का क्रेडिट नजर आ रहा है, और लाइन 19 पे भी नजर आ रहा है। तो ये चाइल्ड टैक्स क्रेडिट यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है। इसके डिटेल में अगर हम जाएंगे तो 8812 जो डॉक्यूमेंट है हमारा, उस पे मेंशन हुआ हुआ है कि $60,000 की इनकम है, एक डिपेंडेंट है। किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, ये कैलकुलेशन की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कैलकुलेशन वैसे तो स्टूडेंट्स को काफी दफा बता चुका हूँ, लेकिन आज क्योंकि टाइम शॉर्ट है, इसलिए जस्ट नेविगेशन के लिए कि इस अंदाज में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के अंदर, जो हमारा ड्रेक सॉफ्टवेयर है। और वो इस तरीके से आपके सामने चाइल्ड टैक्स को इम्पैक्ट भी क्रिएट करता है टैक्स अमाउंट के ऊपर, ठीक है। तो ये नजर आ रहा है आपको। और ये जो कल समीर साहब कह रहे थे कि मुझे एक आध क्रेडिट दिखाते हैं, दूसरा एक क्रेडिट हम देख लेते हैं आज, जो कि कॉमन क्रेडिट है। अगर कोई 1098 के हवाले से उन्होंने बात की थी, तो एजुकेशन क्रेडिट ये टैब 5 पे मौजूद है, और एजुकेशन क्रेडिट के नाम से भी मौजूद है, आप इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। नीचे जो बॉटम पे हमारा बार चल रहा है इस पे, या आप 8863 भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ हम रैंडम इंफॉर्मेशन लेंगे, टैक्स पेयर समीर कादरी साहब को ही ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आंसर करने हैं। मैं यहाँ पे AOTC क्लेम कर रहा हूँ, अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट। आप LLC भी क्लेम कर सकते हैं, लाइफ टाइम लर्निंग क्रेडिट, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इन्फॉर्मेशन नहीं फिलहाल एंटर कर रहा। 1098T मेरे पास एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है। लेट्स सी कि इसका अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मैंने कंट्रोल पी प्रेस किया अगेन। 1040 के पेज 2 पे हम जाएंगे डायरेक्ट, और चेक करें कि क्रेडिट के अंदर हमारे डिफरेंस क्रिएट हुआ है या नहीं। और यस, आप यहाँ देख सकते हैं कि 1500 का मुझे लाइन 20 पे एक और क्रेडिट नजर आ रहा है, जो पहले नजर नहीं आ रहा था। उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या है, 8863 पे हम चले जाएंगे। ये मुझे दिखा रहा है अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट जो है यहाँ पे मेरा कैलकुलेट हो रहा है, और उसमें उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो कैलकुलेशन है AOTC की या LLC की, वो यहाँ पे एंटर हो जाती है। तो मैं $1500 के लिए, जो विच इज नॉन रिफंडेबल, मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। और एक और मैं चीज मैं दिखा दूँ। ओके, तो यहाँ पे $1500 के लिए मैं वहां एलिजिबल था, और यहाँ रिफंडेबल में मैं अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट के $1000 के लिए यहाँ पे एलिजिबल हूँ। तो मेरा जो हमने कल सिनेरियो देखा था, उसमें 44 समथिंग जो डॉलर हमारा टैक्स ओ बन रहा था, राइट नाउ मैंने जस्ट एक डिपेंडेंट ऐड किया है और AOTC क्लेम किया है। उसके बाद हमारा टैक्स अमाउंट जो है वो कम होने के बाद हमें रिफंड मिल रहा है $4034 का, ठीक है। तो इस तरीके से क्रेडिट वर्क करता है, बहुत सिंपल और बहुत आसान इसकी नेविगेशन है। जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करना है एज पर दी फॉर्म, और आप उसके बाद देख सकते हैं यहाँ कैलकुलेशन क्या हो रही है। ये कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, ऑब्वियसली आप लोग कोर्स में लर्न कर चुके होंगे, और ये बहुत ईजी है। थोड़ा टेक्निकल जरूर है, लेकिन इजी है, और आप लोग अगर चाहें तो जब इसे प्रैक्टिस करेंगे तो वहां भी आप लोग इन चीजों को लर्न कर सकते हैं। तो होप्स हो कि मैंने यहाँ ये जो दो क्रेडिट ऐड करके इस सवाल का जवाब दे दिया है, जो कल समीर साहब ने पूछा था कि क्रेडिट इसमें कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो ऑलरेडी ड्रेक अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ ऐड कर देता है।
एंड वी जस्ट नीड टू पुट द इंफॉर्मेशन इन द रेलेवेंट फील्ड। ठीक है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, आपने जस्ट डॉक्यूमेंट एंटर करना है और उनके रेलेवेंट बॉक्सेस पे आपको उसको आंसर करना है। और उसके बाद ये जो क्रेडिट्स हैं, टैक्स क्रेडिट्स, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है एज पर योर प्रोवाइडेड डेटा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें फर्दर कोई काम नहीं है और मैं रिटर्न को सिंपल रखना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आज जो हमारा टॉपिक है 1040 NR का, उस पर प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं। ओके, W2 को भी हम डिलीट कर देते हैं आज, और एक ब्लैंक रिटर्न प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि आप लोग उन चीज़ों को बहुत आसानी से नेविगेट कर सकें। ओके, सो राइट नाउ एक दफा फिर एक लुक ले लेते हैं कि 1040 हमारा किस तरीके से शो हो रहा है। और वो ये कह रहा है कि 1040 में कोई इन्फॉर्मेशन इनकम के हवाले से नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी एज पर दी टैक्स फाइलिंग स्टेटस है, और बिल्कुल जीरो हमारा रिटर्न है। ठीक है, अच्छा हेलो, ये, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। हाउ इज इट पॉसिबल? किसी को भी अ, नहीं हो रही है या किसी सबको, मतलब किसी दूसरे को हो सर, रही है? आपकी वीडियो आ रही है, ठीक है, लेकिन आप जिस पे वर्किंग कर रहे हैं ना फॉर्म पे, वो आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। कैन एनीवन? मैं सर इंटरफेयर करना चाहूंगा। नहीं नहीं, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप अपने एंड पे चेक करें, क्लियर सर, हो रही आपकी है। स्क्रीन प्रॉपरली शो हो रही है। थैंक यू, आप शायद अगर थैंक यू, बड़ी मोबाइल पे कर मेहरबानी। रहे होंगे तो फिर प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप मोबाइल पे जरा स्वाइप करके देखें तो आपको स्क्रीन आ जाएगी। नहीं, मैं लैपटॉप पे हूँ तो सर प्लीज लैपटॉप। कैरी ऑन। थैंक यू, काइंडली ये चीज़ें आप लोग पर्सनल पे देख लें। और मैंने दैट्स वाई इसीलिए इनिशियली लोगों से पूछा था कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। इसमें मैसेज कर दिया करें, ज़्यादा बेहतर है, कि इंस्टीट्यूट की टीम जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और वो आपको फौरन रिस्पॉन्ड कर देगी इन दी चैट बॉक्स। थैंक यू। ओके, सो लेट्स कैरी ऑन। तो ये ब्लैंक रिटर्न है। अच्छा, अब जब मैं कंट्रोल P प्रेस करके जब स्प्रिंट प्रीव्यू मोड के अंदर आता हूँ, तो आपने देखा होगा ये मैसेज का जो ऑप्शन है, ये रेड हाईलाइट हो रहा है, ये मुझे अभी शो कर रहा है। इट मींस कि यहाँ कोई एक ऐसा एरर है जिसके बगैर, जिसको क्लियर किए बगैर मैं ई फाइल नहीं कर सकता। तो उस एरर को जब मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है मिसिंग डेटा, फॉर्म 1040, 1040 NR और 1040 SR मस्ट कंटेन एन अमाउंट ऑन दी वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन इन ऑर्डर टू ई फाइल दिस रिटर्न, अदरवाइज दिस रिटर्न मस्ट बी पेपर फाइल। तो ये एक टेक्निकल बात और बता दूं कि जीरो जीरो इनकम की बात कर रहा हूं, जीरो इनकम पे आप रिटर्न को ई फाइल नहीं कर सकते। जीरो टैक्सेबल अमाउंट बने फिर भी ई फाइल हो सकता है, जीरो टैक्स बने फिर भी ई फाइल हो सकता है, लेकिन विदाउट हैविंग एनी इनकम डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे ई फाइल नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, किसी के पास अगर W2 नहीं है, किसी के पास कोई और इनकम नहीं है, तो उसे फाइल करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो ये एरर्स जो है वो इस तरीके से यहाँ मेंशन किए जाते हैं और आप उनको रीड आउट करने के बाद उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक एरर था, मैंने आपको शो कर दिया। अदर देन दैट बहुत सारे एरर्स भी यहाँ पे शो होते हैं जब हम कोई इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन कंटेन होता है जो कि ई फाइल के लिए एलिजिबल नहीं होता, तो वो यहाँ पे सारे आपको नजर आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दी 1040 NR। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1040 NR क्या होता है, मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। 1040 NR इज अ डॉक्यूमेंट जो नॉन यूएस रेजिडेंट के लिए होता है। और नॉन यूएस रेजिडेंट वो पर्सन होता है, अच्छा नॉन यूएस, यहाँ एक टेक्निकल बात बता दूं, नॉन यूएस रेजिडेंट वो बंदा भी हो सकता है जो कि विजिट वीजे पे यूएस के अंदर मौजूद भी हो, लेकिन उसने रेजिडेंसी टेस्ट कंप्लीट ना किया हो। अच्छा, रेजिडेंसी टेस्ट क्या है, ये आप आईआरएस की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। वो 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ डेज यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट, आफ्टर दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर द रेजिडेंसी। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि यूएस के अंदर मौजूद होंगे, लेकिन आपको ये बात समझना जरूरी है कि क्या उनके लिए हम 1040 फाइल करेंगे या 1040 NR फाइल करेंगे। तो दो इंडिकेशन होती है, एक तो ये कि वो रिसेंटली यूएस गए हो और उनके वीजा की कैटेगरी आपको पता हो। ठीक है, या वो आईटीआईएन आपको शेयर करें विद इंस्टेड ऑफ योर देयर एसएसएन। तो फिर आप वहां से भी पूछ सकते हैं कि सर आपने अपना आईटीआईएन शेयर किया, आर यू नॉट अ यूएस रेजिडेंट। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ही चेक करेंगे कि आया कि उनको उनका 1040 NR फाइल करने की जरूरत है या 1040 ही फाइल होगा। ठीक है, तो 1040 NR वो रिटर्न है जो कि नॉन रेजिडेंट के लिए होता है। और नॉन रेजिडेंट जरूरी नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट से बाहर ही हो, उसके अंदर रहते हुए भी नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो उस रिटर्न के ऊपर है जो कि पाकिस्तान में मोस्ट इन डिमांड रिटर्न है, विच इज 1040 NR। और बहुत से लोग इसे 5472 भी कहते हैं,
और 1120 का फर्स्ट पेज लगाते हैं, वो जो एक टर्मिनोलॉजी यहाँ हमने लोकली बिल्ड की है, मैं उस पर भी आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। बहरहाल ड्रेक के अंदर 1040 NR कैसे बनाते हैं आज मैं वो आप लोगों को शो करता हूँ। और उसमें फिर हम स्केजुअल सी ऐड करेंगे, जिस तरीके से हम पाकिस्तान से बहुत से लोग अमेजोन का बिजनेस करते हैं, वर्चुअली बिजनेस करते हैं, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, बहुत से लोगों ने वहाँ लोकली रजिस्टर की होती है यूनाइटेड स्टेट के अंदर, बट वो यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आया कि अगर दिस रिगार्डेड एंटिटी है, सिंगल मेंबर LLC है, तो उसके लिए हमें जो रिटर्न फाइल करना है दैट इज 1040 NR। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी कोई इंफॉर्मेशन एंटर नहीं की है, वही जो मेरी एक प्रैक्टिस है, नेम और एड्रेस की स्क्रीन पहले फिल करूंगा, ई फाइल और पिन की स्क्रीन पहले फिल करूंगा, और आईडी के हवाले से मुझे बताना जरूरी कि आईडी हमारे पास मौजूद नहीं है टैक्स पेयर की। इस इंफॉर्मेशन को एंटर करना जरूरी है, ये मुझे ई फाइल के अंदर एरर देता है। ठीक है, तो अभी मेरा रिटर्न ब्लैंक है। अब मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं यहाँ से ड्रेक के हवाले से, प्लीज नोट कर लीजिएगा अगर किसी को जानना है तो। मैं जाऊंगा डायरेक्ट फॉरेन की टैब में, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 टैब है, और स्क्रीन 1 में जाना है मैंने पहले। ठीक है, यहाँ फाइलिंग स्टेटस है। अच्छा, फाइलिंग स्टेटस के हवाले से बता दूं कि 1040 NR के अंदर मैरिड फाइलिंग जॉइंटली नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी बात करेंगे वो सिंगल पर्सन की बात करेंगे, कभी भी जॉइंटली रिटर्न 1040 NR फाइल नहीं होता। लेट से एक मियाँ बीवी या हस्बैंड वाइफ, वो अगर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और वो 1040 NR के लिए एलिजिबल होंगे, तो आपको दो सेपरेट रिटर्न फाइल करना होगा। मेरे पास भी एक दफा ऐसा केस आ चुका है कि हस्बैंड वाइफ ने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की, जब मैंने उनको इवेल्युएट किया तो मैंने कहा कि ये तो 1040 NR फाइल करना पड़ेगा, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल फाइल कर दें। तो मैंने कहा सर ये तो दो अलग सेपरेट रिटर्न होंगे, हमारी बात सिंगल रिटर्न की हुई है। तो इस तरह के इश्यूज भी आ सकते हैं। लाइव एग्जांपल इसलिए शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि कभी भी आप लोग जब लाइव सिनेरियो के अंदर विद क्लाइंट हो, तो आपके जहन में एटलीस्ट एक एक्सपेक्ट हो कि मुझे इस हवाले से भी सोचना है, कहीं ऐसा ना हो ये केस सिमिलर टू दैट केस निकले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फाइलिंग स्टेटस सिंगल ही है, तो हम फाइलिंग स्टेटस सिंगल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ कोई और इन्फॉर्मेशन हम एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, हम एस्केप प्रेस करके बैक चले जाएंगे, और स्क्रीन 3 स्केजुअल OI अदर इंफॉर्मेशन, हम यहाँ पे चले जाएंगे। अब यहाँ ये सवाल पूछ रहा है, पहला सवाल, कंट्रीज दैट टैक्स पेयर वाज अ सिटीजन और नेशनल ड्यूरिंग द ईयर, ऑब्वियसली पाकिस्तान, हम यहाँ पाकिस्तान लिखेंगे। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये थोड़ा सा टेक्निकल है और इसमें बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय है। यहाँ लिखा है फॉरेन कंट्री दैट द टैक्स पेयर क्लेम रेजिडेंस ऑफ द टैक्स पर्पस ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ मैं पाकिस्तान भी लिखता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी बहुत एम्बिग्यूटी है, तो मैं ब्लैंक भी छोड़ देता हूँ जब कोई पाकिस्तान के अलावा होता है केस। तो वजह इसकी ये कि फॉरेन कंट्री की बात कर रहा है, इस पे हर एक का अपना एक एस्पेक्ट है, और टैक्स प्रोफेशनल अपने अपने जाविये से काम करते हैं, अपने अपने नजरिए से काम करते हैं। तो मुझे एक आध दफा जब कंफ्यूजन हुई थी, जो लोग मल्टी रेजिडेंट होते हैं, यानी कि जो मल्टी कंट्री के उनके पास रेजिडेंसशिप होती है, तो वहां पे फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो मैं ब्लैंक भी छोड़ देता हूँ। बहरहाल अभी राइट नाउ हम एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, और मैंने दोनों में पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। बताने का मकसद ये होता है कि ब्लैंक छोड़ के आपको जाना मकसद नहीं है, क्योंकि आप लोग भी माशाल्लाह काफी सीनियर मौजूद हैं इस क्लास के अंदर, तो वो लोग भी सोच सकते हैं। तो इस एस्पेक्ट में आप लोग भी सोच लें। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, तो आप लोग भी पाकिस्तान को ब्लैंक छोड़ सकते हैं यहाँ पे। बहरहाल आगे चलते हैं। टैक्स पेयर एट सम पॉइंट अप्लाइड टू बी अ ग्रीन कार्ड होल्डर, ये तो ख्वाहिश ही रह गई। ओके, टैक्स पेयर वॉज एट वन पॉइंट अ US सिटीजन, अ ग्रीन कार्ड होल्डर, नो नो। ठीक है, टैक्स पेयर्स वीजा टाइप और US इमिग्रेशन स्टेटस ऑन द लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, मैं यहां पे लिखता हूं नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, N/A, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, टैक्स पेयर हैज एट सम पॉइंट चेंज देयर वीजा टाइप और इमिग्रेशन स्टेटस, नो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एंटर ऑल द डेट्स दैट द टैक्स पेयर एंटर्ड और लेफ्ट द यूनाइटेड स्टेट। तो ये प्रॉपर वो डेट मांगता है, हमें इसको ब्लैंक छोड़ देने की जरूरत है, जो हमारा क्लाइंट है जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं अभी, वो कभी US गया ही नहीं है। उसके बाद H लाइन में क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेज दैट अ टैक्स पेयर वाज प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट। अब यहां से आपको मेरे एक जो पीछे अभी मैंने एक बात की थी, तमहीद बांधी थी, उसका जवाब भी या उसका सबूत भी मिल जाएगा कि यस, अ नॉन US रेजिडेंट
कुड बी इन द यूएस बट ही वुड नॉट बी कंसिडर एज अ रेजिडेंट। ठीक है, तो 3 साल के लिए यहाँ पूछा गया, और मैंने आपको क्या बताया कि एक सब्सटेंशियल टेस्ट होता है रेजिडेंटशिप का, और उसके अंदर कंसेक्यूटिव लास्ट 3 इयर्स के अंदर देखा जाता है कि आप कितने साल तक यूएस के अंदर रहे, और इसी से इवेल्युएट होता है कि आप रेजिडेंट कंसिडर होंगे फॉर द टैक्स पर्पस या नहीं। उसके बाद आपके एक और क्वेश्चन आपके पास, वो है टैक्स पेयर फाइल्ड अ यूएस इनकम टैक्स रिटर्न इन अ प्रायर ईयर। क्या पहले फाइल किया है? अगर किया है तो हम यस करेंगे, अगर नहीं किया है तो नो करेंगे। मैं अभी कंसिडर करता हूं नो। अच्छा, अगर किया होता उन्होंने तो वो पूछते हैं कि फिर कौन सा रिटर्न फाइल किया था। वो कह रहे हैं इफ यस एंटर द मोस्ट रीसेंट ईयर एंड द टैक्स रिटर्न फाइल्ड। तो आप मोस्ट रिसेंट ईयर यहां डालेंगे, और ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सा रिटर्न फाइल किया है। ऑब्वियसली यहाँ इंडिविजुअल की ही बात चल रही, तो इंडिविजुअल के ऑप्शन ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। 1065 अगर किसी का लास्ट ईयर फाइल किया गया है तो वो ऑब्वियसली बिजनेस का था, वो इंडिविजुअल का नहीं था, तो यहाँ इस तरह के ऑप्शन नहीं होते हैं। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, टैक्स पेयर रिसीव अ टोटल कंपनसेशन ऑफ $250,000 और मोर ड्यूरिंग द ईयर। सवाल पढ़ के तो दिल खुश हो जाता है। ओके, इफ यस हम दोनों में ही नो कर देते हैं। अब टैक्स ट्रीटी वाली बात पे हम बात पे आएंगे, पहले हम यहाँ लिखते हैं कि टैक्स पेयर वाज सब्जेक्ट टू अ टैक्स इन अ फॉरेन कंट्री और एनी ऑफ द एग्जेम्प्ट इनकम शोन। नो, और इस पे भी नो हम दोनों में मार्क करते थे। ठीक है, अच्छा जी। अब जहां पे आके मेरा 1040 NR कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कैसे हो गया? इट मींस मैं एस्केप प्रेस करूंगा और कंट्रोल पी प्रेस करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा पहले 1040 लिखा हुआ आ रहा था वो ऑटोमेटिक 1040 NR में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, 1040 NR की शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट भी होती है एज कम्पेयर टू 1040। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल एक वहाँ पे W2 की इनकम थी, उसके बाद डिविडेंड और इंटरेस्ट की, वो यहाँ पे चीजें चेंज हो गई हैं, और फॉर्म ही चेंज है यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक उसने पिक कर लिया जो भी हमने पीछे इन्फॉर्मेशन एंटर की है उसके मुताबिक कि ये 1040 NR फाइल करने जा रहे हैं हम, तो उसने पूरा फॉर्म चेंज कर दिया। ठीक है, तो अभी राइट नाउ हमारा रिटर्न ब्लैंक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा। इस पे भी एम्बिग्युइटी है राइट नाउ, क्योंकि बहुत से लोगों का इस बात पे इख्तिलाफ है, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस मामले को ऑन द सेम टेबल हम लेकर आ जाएं। बट समहाउ क्योंकि हमारी अपर लेवल से, गवर्नमेंट लेवल से सपोर्ट इस लेवल की नहीं है जिसमें हम चीज़ों को क्लेरिफाई कर सकें, क्योंकि हमारे टैक्स लॉस भी कोई इतना ज़्यादा खास कहते हैं ना कि इन लाइन नहीं है जहां से हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सके। बहरहाल, तो यहाँ टैक्स ट्रीटी भी क्लेम किया जा सकता है। लेट्स से अगर आप पाकिस्तान से बैठ के यूएस के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, और आप वहां पे जो प्रेजेंट है उसको नहीं शो कर पाते, जिसको हम एक टर्मिनोलॉजी है, आई विल शेयर विथ यू गाइस, कि वो आप वहां पे फिजिकली प्रेजेंस है या नहीं है। अब फिजिकली बिजनेस का प्रेजेंस होना क्या होता है कि या तो वहाँ एम्प्लॉय मौजूद हो, या वहां पे आपका फिजिकल ऑफिस मौजूद हो। तो दोनों चीजें नहीं होती। जो लोग पाकिस्तान से बिजनेस करते हैं वो जस्ट ऑनलाइन बिजनेस रजिस्टर करवाते हैं और रजिस्टर्ड एजेंट को हायर करते हैं। अच्छा, रजिस्टर्ड एजेंट को हायर करने से आपके यूएस के अंदर प्रेजेंस नहीं शो होती। ठीक है, तो अगर किसी इस तरीके से कुछ सेलिंग होती है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ अभी ये है कि अगर टैक्स ट्रीटी के अंदर इस चीज को फुल्ली कंसिडर किया जाए तो हमें यूनाइटेड स्टेट के अंदर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो इनकम है वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स होगी इस पे। लेकिन कई लोगों का इख्तलाफ है, और क्योंकि हम दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि इस पे बहुत से लोग शायद अपने क्वेश्चन रेज करें। मैं आप लोग बता इसलिए रहा हूँ कि हर एक बंदा अपने रिसर्च के अंदर इन चीज़ों को शामिल करे, और अगर वो चीज़ें फाइंड आउट कर सकता है दैट विल बी रियली हेल्पफुल। और पॉसिबिलिटी है बाज़ औक़ात कोई एक ऐसा बंदा होता है जो कि एक छोटी सी बात को पिक करता है और उसके बाद वो चीज़ एक डिफरेंट एस्पेक्ट से शेयर करता है, जिसमें वो बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए भी। तो हमारे स्टूडेंट ने भी कई दफा हमें सपोर्ट किया इन चीज़ों के अंदर। बहरहाल, टैक्स ट्रीटी अगर क्लेम कर दी जाती है तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, बट आपको रिटर्न फाइल लाजमी करना पड़ेगा। और ये आप जाके आईआरएस पे भी पढ़ सकते हैं कि इधर आपके पास अगर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, यानी टैक्स ओ होता है या नहीं होता। इफ यू आर earning from the US source, you have to file your income tax return in the United States। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि हमें सिर्फ एन 1040 NR फाइल करना पड़ेगा। तो क्या
ये तो फेडरल के लिए हो, क्या स्टेट के लिए भी फाइल करना पड़ेगा? एज पर माय अंडरस्टैंडिंग यस, आपको फाइल करना पड़ता है जिस स्टेट के अंदर आपने बिजनेस रजिस्टर करवाया हुआ है। बट अगेन यहाँ पे कई टैक्स प्रोफेशनल का इख्तलाफ है, वो कहते हैं कि नहीं, हमें स्टेट के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। बट मेरी एक अपनी अजम्पशन है और मेरी एक अपनी फाइंडिंग्स है, तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो आप तमाम भी, ये सारी इख्तलाफी बात आप लोगों के सामने डिस्कस करने का मकसद ये है कि हर एक टैक्स प्रोफेशनल अपनी चीजों को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखता है, हर एक के पास अपनी फाइंडिंग्स होती हैं, अपने लॉजिक्स होते हैं और अपनी दलीलें होती है, ठीक है? तो आप तमाम भी इंशाल्लाह फ्यूचर में जब एक टैक्स प्रोफेशनल के तौर पर मार्केट में आएंगे, तो प्लीज, एक वो कहते हैं कि हेल्दी वे के अंदर इख्तलाफ रखना कोई बुरी बात नहीं है, बट ये कि हाँ, हर एक का अपना डिफरेंट एस्पेक्ट है और आपको हर एक को रिस्पेक्ट करना जरूरी है, ठीक है? दैट्स वाई जिन लोगों ने मुझसे इस बात पे इख्तलाफ किया था, मैंने आज भी गुड नोट पे ही उनको मेंशन किया, क्योंकि ये हर एक के डिफरेंट एस्पेक्ट है और वो चाहते हैं कि अब उनकी अपनी एक फाइंडिंग है और वो अपनी दलीलें उसके ऊपर पेश करते हैं। बट मेरी जो फाइंडिंग्स थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। मे बी आप में से किसी और को कोई और चीज पता हो जिसकी बिहाफ पे आप मुझसे भी इस पर डिस्कशन बाद में फर्दर कर सकते हैं Q&A सेशन के अंदर, ठीक है? आगे चलते हैं, इनकम के टैब पे जाएंगे, सेकंड टैब, और स्केड्यूल सी अटैच करेंगे, क्योंकि हम अभी कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा डिसरिगार्डेड एंटिटी है। तो टैक्स पेयर के लिए टैक्स पे हम टी सेलेक्ट करेंगे। अब वो पूछ रहा है कि बिजनेस, प्रोफेशन, प्रोडक्ट और सर्विस आप यहाँ पे मेंशन करें, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ई कॉमर्स लिख देते हैं, ठीक है? बिजनेस कोड में, अच्छा बिजनेस कोड यहाँ पे मजे की बात बता देता हूँ कि बिजनेस कोड ड्रेक के अंदर आपको एंटर करना पड़ता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन जस्ट राइट क्लिक, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे सर्च का, आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। रिटेल मैंने लिखा है, तो जितने भी रिटेल से रिलेटेड NACIS कोड है वो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे, तो उनमें से कोई भी एक आप एज पर दी सूटेबल कंडीशन आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो ऑल अदर, मैं ये मिसलेनियस वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। बिजनेस नेम XYZ LLC है हमारी, और एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मैं रैंडम बेस पे ले लेता हूँ। एड्रेस मुझे डालने की जरूरत नहीं है, वजह इसकी क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी रेड इज इक्वल टू यहाँ मेंशन है, इट मीन्स कि जो एड्रेस उठा रहा है वो टैक्स पेयर का एड्रेस उठा रहा है, जो कि मैंने जर्नल के टैब में एड्रेस, नेम एंड एड्रेस की इन्फॉर्मेशन में एंटर किया था। 90% आप कह सकते हैं जो लोग स्मॉल बिजनेस ओन करते हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर, वो अपने घर से बैठे बिजनेस कर रहे थे, छोटी मोटी कंसल्टेंसी चला रहे होते हैं, तो उनका एड्रेस सेम होता है। बट अगर उन्होंने बिजनेस सेपरेटली रजिस्टर करवाया हुआ है या अलग से लोकेशन है उनकी, तो फिर आपको यहाँ डिफरेंट एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 321 एवेन्यू डिफरेंट एक एड्रेस में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, और 77001। अच्छा जी, अक्रूवल बेस की अकाउंटिंग, इसके ऊपर बहुत डिटेल है, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा। 99% यूएस के अंदर कैश बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, तो हम इसको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे अक्रूवल और अदर का ऑप्शन दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट वो कैश पिक कर रहा है। अकाउंटिंग मेथड इफ नॉट कैश, तो फिर आप मेंशन करेंगे, वरना बाय डिफॉल्ट वो कैश मेथड को ही सिलेक्ट कर रहा है। आगे वो पूछता है डिड नॉट सॉरी डिड नॉट मटेरियली पार्टिसिपेट इन 2023, इस पे कभी भी चेक बॉक्स नहीं लगाते क्योंकि हम बिजनेस को एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। टैक्स पेयर स्टार्टेड और अक्वायर दिस बिजनेस इन 2023, क्या ये हमारा इनिशियल फाइलिंग है? अगर इनिशियल फाइलिंग है तो हम यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। Taxpayer made any payment in 2023 that would require to file form 1099। अब बहुत डिटेल में आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमें किसके लिए 1099 फाइल करने की जरूरत है और किसके लिए नहीं है। मैं अभी दोनों पे ही नो मार्क कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मैं बहुत सिंपल सा एक फिगर ले लेता हूँ, लेट्स से $50,000 मैंने ग्रॉस रिसीट में अर्निंग की थी, यानी कि हमारी टोटल सेल थी। एडवर्टाइजमेंट में मैंने $1,000 एक्सपेंस कर दिया। उसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स को मैंने लेट से 2,000 दे दिया, और सॉरी 20,000 कर दिया, से 2,000। ओके, एक दो एक्सपेंसेस और ले लेते हैं, सप्लाईज के अंदर हम कुछ एक्सपेंसेस ले ले सकते हैं। लेट से 7,000 में यहाँ पे ले लेता हूँ, मुझे नेट प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट 40,000 हो। अब मैं कंट्रोल P प्रेस करूंगा, तो यहाँ 1040 NR पे हम जाएंगे,
और वो मुझे यहाँ मेंशन करेगा कि आपके जो नेट अर्निंग है, ये लाइन 8 पे एडिशनल इनकम फ्रॉम स्केड्यूल 1 40,000। स्केड्यूल 1 पे इनकम कहाँ से राउट हो रही है, स्केड्यूल 1 पे जाएंगे। स्केड्यूल 1 पे वो कह रहा है लाइन 3 में बिजनेस इनकम और लॉस अटैच्ड स्केड्यूल सी, वहां से 40,000 आ रहा है। अब हम स्केड्यूल सी पे जाएंगे। स्केड्यूल सी की शक्ल कुछ ऐसी होती है जो कि आप लोगों ने आई थिंक सो प्रोकनेक्ट में भी देखी है। तो सेम यहाँ पे भी आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो स्केड्यूल सी से इनकम राउट हुई स्केड्यूल 1 के अंदर, स्केड्यूल 1 से वो इनकम राउट हुई 1040 एन आर के अंदर। 1040 एन आर के अंदर जब मैंने यहाँ पे 40,000 की अर्निंग डाली है, तो उस पे मुझे क्यूबीआई डिडक्शन अलाउ हो रहा है जो कि 20% है। अब क्यूबीआई की कैलकुलेशन भी बहुत डिफिकल्ट है, इसमें हायर और लोअर ऑफ का भी कॉन्सेप्ट है, और वो 20% आपको यहाँ पे अलाउ हो रहा है। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 32,000 यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है, ठीक है। एक मिनट मुझे अलाउ करें। ओके, यस। 32,000 का यहाँ पे हमारे पास टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो चुका है। उस पर टैक्स कैलकुलेट हुआ $3,623 का। हमने कहीं विथ होल्डिंग नहीं करवाई, कोई हमने पेमेंट एस्टिमेट टैक्स की नहीं की है। तो ये जो टोटल अमाउंट है 3623, ये आपके इंक्लूडिंग पेनल्टी, जो हम एस्टिमेटेड टैक्स हमने पे नहीं किया है, तो ये पेनल्टी कैलकुलेट कर रहा है। इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये ज्यादा बेहतर है कि अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेट, तो जो ड्रेक सॉफ्टवेयर ने या किसी भी सॉफ्टवेयर ने पेनल्टी कैलकुलेट किया है उसको पे कर देना चाहिए, ठीक है। ये बेनिफिशियल होता है। चूंकि राइट नाउ जिस डेट पे हम अभी खड़े हैं, हमने एक्सटेंशन फाइलिंग की यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है, तो इट मींस कि ये इसलिए लेट की पेनल्टी कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। ये एस्टिमेट टैक्स की वजह से पेनल्टी कैलकुलेट कर रहा है, तो हमने कोई भी एस्टिमेट टैक्स नहीं पे किया है। तो 3788 जो है हमारा टैक्स अमाउंट ओ के अंदर नजर आ रहा है आपको। तो ये बहुत सिंपल वे के अंदर, अगर टाइम सेविंग के हवाले से भी मैं बात करूं, तो ड्रेक जो है वो बहुत क्विक है, और ये बहुत आसानी से आपको रिटर्न प्रिपेयर करने का और करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड यू कैन सेव योर टाइम थ्रू दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बहुत आसान एक सिंपल 1040 एनआर हमने यहाँ पे अभी प्रिपेयर किया। अब यहाँ पे एक टेक्निकल बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, वो ये कि क्या ड्रेक के थ्रू मैं अटैच कर सकता हूँ 5472 प्लस 1040 1120 का फर्स्ट पेज एज अ परफॉर्मा रिटर्न? नहीं, आप इसमें अटैच नहीं कर सकते। ऑल दो आईआरएस के ऊपर ऑलरेडी मेंशन है कि आपको वो फैक्स के थ्रू या मेल के थ्रू फाइलिंग करनी पड़ेगी, तो यू हैव टू प्रिपेयर दैट सेपरेटली। यू कैन नॉट प्रिपेयर दैट रिटर्न और दैट परफॉर्मा रिटर्न इनटू ड्रेक। और आपको उसको गूगल से फॉर्म डाउनलोड करके, जिस अंदाज में उन्होंने आईरिस ने मेंशन किया हुआ है कि उस अंदाज में आप उसको प्रिपेयर करके उसको फैक्स या मेल के थ्रू फाइल करेंगे, और 1040 एनआर आपका ई फाइल हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है, सर मुझे बताएं पहले मैं वो फाइल करूंगा या पहले मैं ये फाइल करूंगा? तो बेहतर ये है कि आप दोनों भले साथ फाइल कर दें। अगर मैं अभी भी 1040 एनआर ई फाइल करता हूं तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो परफॉर्मा रिटर्न है उसका डायरेक्ट लिंक इससे नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर वो आईआरएस को नहीं पहुंचा तो ये रिजेक्ट कर देंगे, या अगर ये पहुंच गया और वो नहीं पहुंचा तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सेपरेटली भी आप फाइल कर सकते हैं, विद द गैप भी आप फाइल कर सकते हैं। पहले आप उसको फाइल कर लें, फिर आप इसको फाइल कर लें। बहरहाल मैं 1120 परफॉर्मा रिटर्न को कभी भी परफॉर्मा कहता हूँ, रिटर्न तो मैं कहता भी नहीं, तो उसको मैं कभी भी रिटर्न कंसिडर नहीं करता। दैट्स जस्ट द इंफॉर्मेशन के एक जो 1040 एनआर एक आपको रिसीव होगा आईआरएस को, और उसको ओन करने वाला जो है वो बंदा बाहर रहता है, वो यूएस रेजिडेंट नहीं है। उसका सिर्फ इतना सा मकसद होता है, और वो भी उस वक्त जब रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन आपके पास हो तो फिर आप उसमें फाइल करते हैं, ठीक है। ऑल्दो आप आईआरएस की वेबसाइट पे जाके बहुत डिटेल के अंदर रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है उन चीजों को भी देख सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड इन दिस टैक्स फील्ड ऑन रिसर्च वर्क। सबसे ज्यादा आसान चीज यूएस टैक्स के अंदर यह है कि जितनी ज्यादा आपके रिसर्च वर्क होगा, तो उतना ज्यादा आप इस फील्ड के अंदर ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान या इंडिया के जो टैक्स के जो पूरी फील्ड है उसके अंदर एम्बिग्यूटी बहुत ज्यादा होती है। उसके अंदर एक डिफरेंट वे में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ये लोग यूज करते हैं, जिसको लर्न करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने पाकिस्तान टैक्स जब पाकिस्तान में पढ़ा था तो मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगा था, और फिर मैंने उस करियर को परस्यू ही नहीं किया, क्योंकि मुझे वैसे ही ऑलरेडी उनकी टर्मिनोलॉजीज और फॉर्म्स जो है वो काफी डिफिकल्ट लगे। यूएस के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर चीज उन्होंने खोल के बयान कर दिया वेबसाइट के ऊपर भी, और बिग फोर फर्म्स के ऊपर जो वेबसाइट पे जो ब्लॉग्स लिखे होते हैं उनके अंदर भी काफी इजी और अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश के अंदर उन्होंने
जो पब्लिश किया होता है डॉक्यूमेंट, तो आप वहां से आसानी से फायदा उठा सकते हैं। तो जितना ज्यादा रिसर्च वर्क होगा उसमें इस फील्ड में आप लोग स्केल कर जाएंगे। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर कोई, जैसे कि मैं अगर 5 साल 6 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ तो आप लोग इसमें आगे नहीं जा सकते। जिसका रिसर्च वर्क जितना ज्यादा होगा वो उसमें इतना ज्यादा आगे चला जाता है। होता यह है कि बस एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि चीजें इंसान भूल जाता है। मैंने जब 1040 अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो बहुत डिटेल में जाके मैंने सारी चीजें गाइडेंस प्रोवाइड की थी उन्हें। लेकिन ऑब्वियसली जब एक चीज प्रैक्टिस में नहीं रहती तो फिर आपके जहन से भी वो चीजें हट जाती हैं, तो दैट्स टोटली फाइन। बट अगर आप अपने आप को प्रैक्टिस में रखते हैं, माशाल्लाह कल कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एटीएक्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, फ्री ट्रायल अवेलेबल है, आप उसको अवेल करें। 1 महीने एक सॉफ्टवेयर ट्राई करें, जब वो खत्म हो जाए दूसरे सॉफ्टवेयर पे चले जाएं। इससे सॉफ्टवेयर की लर्निंग भी आपकी बढ़ जाएगी और सीवी में एक लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आप ऐड कर सकते हैं कि मैंने इसको यूज किया है अपने करियर के अंदर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब Q&A का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आई विल ट्राई कि आज शॉर्ट सेशन रखूं। सॉरी, तबीयत थोड़ी सी आज ज्यादा ही नासाज है। तो हम Q&A सेशन की तरफ चलते हैं और मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ। ओके, दैट्स फाइन। चैट देख लेते हैं, विजिबल हो रही है स्क्रीन, क्लियर करना पड़ता है सर। आप स्टेट में बिजनेस करें तो करना पड़ता है। अब्दुल्ला साहब ने कोई चीज मेंशन किया, आई एम नॉट सुपर मतलब क्लियर ऑन हिज मैसेज। बाकी किसी के पास कुछ क्वेश्चन हो तो फिर वो क्वेश्चन स्टार्ट कर ले। जी समीर साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। सर क्वेश्चन तो सॉफ्टवेयर के हवाले से ही है कि मैं जी क्योंकि जी पहले हुकुम। प्रो कनेक्ट को देखता होता हूँ, तो प्रो हम्म कनेक्ट काफ़ी सारी चीज़ें ना बाय डिफ़ॉल्ट ले लेती है। जैसे भी डिपेंडेंट्स में 12 मंथ्स है, तो हम्म क्या इसमें भी ऑटोमेटिक उठा लेगी अगर हम गलती से कोई चीज़ रह जाए ना डालें इसमें, सेलेक्ट करें, जैसे 12 मंथ्स हो गए। हम्म। अच्छा देखें, बाय डिफॉल्ट कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो इंफॉर्मेशन पिक कर लेते हैं ड्रेक के ऊपर, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंटर करना जरूरी है। वरना वो कंसिडरेशन में ये भी तो बाय डिफॉल्ट 12 मंथ ही पिक करता है। लेकिन चूंकि हम ये कहते हैं कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है और हमारे एंड से चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, तो इसका मकसद ये है कि आप जब एक ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको फिल करें। और मैं हमेशा फिल करता हूँ 12 मंथ को। सर दूसरा सवाल है इस हवाले से 1040 एनआर के हवाले से। सर अगर हम्म। फर्ज करें हमारा जो क्लाइंट है उसके पास आई10 नहीं है उस वक्त, और वो मतलब जैसे नई एलएलसी है या इस तरह का केसेस आ जाते हैं, तो उसको फिर किस तरह हैंडल करना होगा? देखिए, उसको हैंडल आप यूं नहीं कर सकते कि आप उसका रिटर्न तो फाइल नहीं कर सकते। विदाउट आईटीएन रिटर्न फाइल नहीं होगा। आप अगर परफॉर्मा फाइल कर भी देते हैं दैट वुड बी गुड फॉर हिम, क्योंकि वो उनको पेनल्टी से तो सेव कर जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर रिटर्न रिसीव नहीं होगा, और बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं वो आईटीएन में फोकस ही नहीं करते हैं, तो आप उनका रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और रिटर्न फाइल ना होने पे जो प्रीवियस ईयर की जो लाइबिलिटी है वो हमेशा उनके ऊपर मौजूद रहेगी। ठीक है, एक और मतलब यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं। मैं वैसे परफॉर्मा रिटर्न पहले फाइल नहीं करता, मैं पहले 1040 एनआर फाइल करता हूँ फिर फैक्स करता हूँ। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है। और इसकी वजह ये है कि अगर किसी क्लाइंट के पास आईटीएन नहीं तो एटलीस्ट मैं परफॉर्मा रिटर्न फाइल करके कम से कम आईआरएस को ये ना बताऊं कि भाई ये जो है वो बंदा, इसको याद रखो जिस दिन इसका रिटर्न आए लेट ही आएगा। तो इसलिए मैं नहीं फाइल करता, क्योंकि वो इंडिकेशन पहले ही चली जाती है आईआरएस को कि इसका रिटर्न आना चाहिए था, वो नहीं आया। अगेन हर एक की अपनी प्रैक्टिस है। मैं पहले परफॉर्मा रिटर्न फाइल नहीं करता जब तक आईटीएन मौजूद ना हो। सर एक और भी चीज़ है कि समटाइम लोग ऐसे भी आते हैं जो कि पाकिस्तान के बाहर, जैसे यूके रेजिडेंट है, उसकी यूएस में एलएलसी है या उस तरह का चक्कर सिलसिला चल रहा है, हम्म तो पाकिस्तानी से यूएस बेस्ड नॉन हमारे हम्म। जो भाई, तो सर उनके केस में भी यही वाली पाकिस्तान वाली कंप्लाइंसेस होंगी या उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा? वो क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा उसमें जरा गाइड देखिए, कर। अगर यूके में कोई शख्स मौजूद है और वो वहां का रेजिडेंट है और उसके पास पासपोर्ट भी यूके का है तो फिर उस पर यूके का टैक्स अप्लाई होगा। पाकिस्तान का टैक्स उस सिर्फ उस शख्स पे अप्लाई होगा जो यहाँ से यूके विजिट वीजे पे गया हुआ है या स्टूडेंट वीजे पे गया हुआ है, वहां उसको रेजिडेंशियलशिप नहीं मिली है, तो फिर आप पाकिस्तान ही फिल करेंगे। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, हमारे पास क्लाइंट है जो कि यूके का रेजिडेंट है, यूके हम्म रेजिडेंट है, उसने यूएस में एलएलसी बनाई है, जैसे पाकिस्तानी हम्म एलएलसी बनाते हैं अमेजोन या हम्म कोई भी कारोबार करते हैं,
तो क्या उनकी वही 1040 NR उसी अंदाज में होगी सारी चीजें बिल्कुल उसी जैसी हमारी, अंदाज में होगी। या कोई डिफरेंस होगा ट्रीटी वगैरह की वजह से इसकी? ट्रीटी का डिफरेंस आएगा। यूके की यूएस से जो ट्रीटी है उसमें उन्होंने डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए वो कहते हैं कि एक जगह टैक्स पे करें। तो बेहतर ये होता है कि आप वहां पे, मैं मेरी एक जो सजेशन होती है हमेशा, मैं कहता हूँ कि आप यूएस में टैक्स पे कर दें। उसको क्लेम करना अपने मुल्क में आसान हो जाता है, बजाय ये कि पाकिस्तान में अपना टैक्स पे किया उसको वहां क्लेम करें। तो जहाँ की रेजिडेंटशिप आपकी है वहां पे आप क्लेम कर सकते हैं एज अ फॉरेन टैक्स क्रेडिट कि आपने बाहर टैक्स पे किया हुआ है। तो बेहतर ये है कि आप टैक्स ट्रीटी वहां इस्तेमाल ना करें, ये मेरी अपनी सजेशन होती है। क्योंकि मैंने कई लोगों का रिटर्न फाइल किया है और उस पे हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम जरूर किया, वो इजीली क्लेम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर टैक्स ट्रीटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर है कि कितने अमाउंट तक एग्जेम्पशन उनको दी गई है या टैक्स पे डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए क्या ट्रीटी है, तो ऑब्वियसली वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, अच्छा जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर वैसे अच्छा, एक चीज थोड़ी सी बताइएगा कि इसकी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, सॉरी, कंप्लीट करने देते हैं उन्हें जी। जी समीर साहब कंप्लीट कर लें, फिर आप छोटे नेक्स्ट क्वेश्चन भी जी देना है मैंने। सॉरी सर। सर इसकी सर ये बेसिकली बाय लॉ क्या लॉजिक है कि अगर बंदा मतलब नॉन रेजिडेंट है और वो हम्म। ये समझ रहे हैं कि जाहिर बात है यूके यूएस टैक्स के एम्बिट में आ गया जब उसने कारोबार वहाँ किया, अगर बाय लॉ क्या अगर कोई पूछे तो हम क्या उसका जवाब दे सकते हैं, क्या लॉजिक क्या है कि हमें वो यूएस टैक्स पे करना पड़ रहा है, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पॉइंट है रिसर्च का। देखें, टैक्स ट्रीटी जो है ना वो डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए बनाई जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि हमें बाहर टैक्स पे ही नहीं करना, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं इसलिए हम सोचते हैं। मैं यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। अगर आप यूएस में टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपको अपनी कंट्री के अंदर उस इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और आपकी कंट्री के अंदर जितना टैक्स परसेंट उस स्पेसिफिक इनकम के ऊपर अलाउ होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। ना पे करें आप, बेहतर है आप यूएस में पे कर दें। अगर आपको लगता है वहां आपके लिए बेनिफिशियल है वहां पे कर दें। डबल टैक्सेशन से आप सिर्फ सेव हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई टैक्स पे ना करें। ये जो आज हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ पाकिस्तानी होने की वजह करे, क्योंकि हम समझते हैं यूएस में टैक्स पे नहीं करेंगे, पाकिस्तान में तो फिर किसी के वालिद साहब भी हम टैक्स दे नहीं सकते हैं, तो ये एक बड़ा मसला है। तो बेहतर ये है कि आप यूएस में भी टैक्स पे कर दें, अगर टैक्स ट्रीटी के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप अपनी कंट्री के अंदर टैक्स पे कर दें। दैट्स टोटली फाइन। ये जो लोग हैं वो सिर्फ इसलिए कहते हैं कि बस हम यूएस में टैक्स नहीं पे करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कभी उन्होंने टैक्स पे किया नहीं होता है, तो दैट्स वाई ये सबके जहन में सवाल आता है। वरना ऐसा कोई ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि मतलब लॉजिक में जो आप बात करें लॉजिक की, कि वहां टैक्स पे करें या यहाँ टैक्स पे करें, कहीं भी टैक्स पे करेंगे वो नेक्स्ट कंट्री के अंदर आपको क्रेडिट क्लेम हो जाएगा। कंटिन्यू सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अ, जी सर। सर मुझे जानना था कि अब इस स्टडी से रिलेटेड तो नहीं है क्वेश्चन मेरा। जनरल क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में कौन कौन से सिटीज में इस पे यूएस टैक्सेशन का वर्क फर्म्स वगैरह हैं। अच्छा, ठीक उसके है। अलावा क्या ये ऑनलाइन भी रिमोट जॉब्स भी हैं या एट साइट जाके जॉब करनी पड़ेगी? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पिंडी, वैसे मोस्टली पिंडी और इस्लामाबाद यही काउंट किया जाता है, इन जगहों पे फर्म्स हैं। काफी फर्म्स को मैं भी जानता हूँ, आपके इंस्टीट्यूट वाले भी काफी फर्म्स के साथ जो है वो इन टच है। तो यहाँ पे तो इन मेजर सिटीज के अंदर इसका काफी अच्छा स्कोप है। अ, जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से मैं कह रहा हूँ। बाकी मेरी एक स्टूडेंट है जो कि इस्लामाबाद में ही रहती हैं, और उन्होंने ऑनलाइन डायरेक्ट एक गोरे के पास उन्होंने एम्प्लॉयमेंट अख्तियार की है, और उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो इसके थ्रू भी काम कर रही हैं, और प्लस वो जो फ्रीलांसिंग कर रही है वो भी जा रही है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, बस ये अवेल करने वाले के ऊपर है कि कौन कितनी एफर्ट करता है। मैं आपको जस्ट मोटिवेशन के लिए एक बात बता दूं कि मेरी अपनी आप आज तक मेरी अपनी आईडी अपर और फाइवर पे मौजूद नहीं है। मैंने कभी बनाई नहीं उसको ना। तो मकसद ये है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की, और कुछ लोग कोशिश करते हैं वो 6 मंथ में वाइंड अप कर जाते हैं। तो बेहतर ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी फील्ड में अगर आप एफर्ट करते हैं तो अल्लाह ताला की जात जो है वो आपको मायूस नहीं फेरती है। जी कोशिश करें सर, और वो एफर्ट के साथ करें। क्वेश्चन, जी जी, क्वेश्चन ये नहीं था अपवर्क वाला फाइबर वाला नहीं। अगर रिमोट जॉब से मुराद ये है कि अगर कोई फर्म भी जॉब
ऑफर कर रही है, तो मैंने वो वो मेंशन उधर किया है, जाकर। मैंने आपको मेंशन किया है कि आप यहाँ अपने सिटी से बैठ के भी आप हायर हो सकते हैं रिमोटली, क्योंकि कराची में भी कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो कि रिमोट पे हायर कर रही हैं, और यूएस की कुछ फर्म्स ऐसी जो पाकिस्तान से रिमोट पे हायर कर रही हैं। मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए। वो जो खातून है वो थैंक यू। डायरेक्ट रिमोट पे एक यूएस सीपी है उनके साथ काम कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जो सीपी है वो भी खातून ही है। तो वो रिमोट पे काम कर रही हैं और वो अपवर फाइबर से हट के है, तो वो दोनों चीजें चला रही है। दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किया। सर ये अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उमर है वालेकुम सर। सलाम। जी सर उमर ये साहब। जैसे आपने बताया सर, ये रिमोट वर्क के लिए सर ये अपवर्क और फाइबर के अलावा भी कोई दूसरे प्लेटफॉर्म है जहाँ से स्टार्टअप सर कर सकता है बहुत कोई? से प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है। लिंक्डइन के थ्रू भी जॉब्स मिल जाती हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट के अगर आप डोमेन चेंज कर देते हैं तो आपको बहुत सी फर्म्स ऐसी नजर आएंगी जो रिमोट पे हायरिंग कर रही हैं। मैंने लास्ट टाइम जब यहाँ सेशन किया था, आई थिंक 6 मंथ बैक, तो मैंने एक बात कही थी कि ये हमारे ही अपनी करतूत है जिनकी वजह कर आज हम पे जो है वो अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही हैं। क्योंकि कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, उनको यूएस से डायरेक्ट ऑफर हुई थी जॉब, यहाँ पे रिमोट जॉब। उन्होंने जॉब की और विद इन 3 वीक्स उन्होंने जॉब वाइंड अप कर दी, क्योंकि वो एट द सेम टाइम दो दो तीन तीन जॉब्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो रिमोट जॉब मिलती थी पहले, अब कम मिलती है, जस्ट क्योंकि ये हमने ही की है। और क्योंकि धोखेधड़ी है ये एक तरीके से, कि अगर आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपको हायर करता है, और फिर आप कहते हैं कि अब रिमोट पे ही ना घर बैठे काम कर रहे, दो चार काम करते हैं, जो नहीं समझ में आएगा उसको छोड़ देंगे। तो इसकी वजह कर अपॉर्चुनिटीज कम जरूर हुई हैं, लेकिन राइट नाउ स्टिल सम फर्म्स जो कि लोकली पाकिस्तानी ही है वहां पे, वो हायर कर रहे हैं रिमोट पे पाकिस्तान से। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मेरा नाम अब्दुल्ला है जी और जी अब्दुल्ला मेरा साहब। क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड है। कि हम्म देखें, अगर आपके पास एलएलसी है, ठीक है, हम्म आपके पास एसएसएन तो आपको नहीं मिल सकता, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है, और आईटी इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो भी आपको तभी मिलेगा जब आप यूएसए में होंगे। अब नहीं एक नहीं, ये बंद किसने बोला? ये पहले पता है, ये किसने बोला आपको? अच्छा सर, हाँ, एक आप एलएलसी वाले ने ही पाकिस्तान से बोला। बैठ के आईटीआई नंबर हासिल कर सकते हैं। आप, मेरे ख्याल में आपके इंस्टीट्यूट के लोग भी इस बात में काफी फेमिलियर है। आपको मैनेजमेंट भी गाइड कर दी कैसे आईटीआई नंबर हासिल किया जाता है। अगर ना हो तो आप मुझसे फिर कांटेक्ट कर दीजिएगा, किसी को आईटीआई बनवाना हो तो मैं बनवा दूंगा, दैट्स टोटली फाइन। ओके, तो लेट्स सपोज अगर आपके पास एलएलसी है तो आप जो है क्या कहते हैं आई10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली। अच्छा, एलएलसी के बगैर भी आप आईटीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई ठीक है। लिमिटेशन नहीं कि एलएलसी होना ही जरूरी है। आईटीआईएन एक इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि कोई भी हासिल कर सकता है, बस उसके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। ठीक, इस फ्री है, ये चार्जेस हैं इसके? वैसे आईआरएस से कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जो मिडल मैन होते हैं या एजेंट होते हैं वो चार्जेस लेते हैं। मिडिल मैन और एजेंट आप किसको कह रहे हैं, यानी कि अगर आप बना के देंगे तो आप मिडिल मैन है या फिर मिडिल मैन वहाँ यूएसए में होगा? अच्छा सर, वैसे पाकिस्तान से बैठ कोई बना नहीं सकता। सिर्फ एक कंसल्टिंग फर्म है जो कि सर्टिफाइड एक्सेप्टेड एजेंट मौजूद है यहाँ पाकिस्तान में, और वो लाहौर में मौजूद है। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर देयर नेम। वो बना सकते हैं, तो वो मिडल मैन भी आप उनको कह लें, मुझे मिडल मैन कह लें, कोई भी। चार्जेस आईआरएस आपसे आईटीएन इशू करने के नहीं लेता है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है और उसको अप्लाई करता है आईआरएस के अंदर, वो अपने चार्जेस देता है, और वही आईटीएन के चार्जेस कहलाते हैं। ओके फाइन, अगर आपके पास लेट्स सपोज आई10 है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और आप बाहर के बैंक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, लाइक अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें फिजिकल हम्म। बैंक की जरूरत है, ठीक है। बिल्कुल बैंक सही ऑफ है। अमेरिका हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, जो भी हो गया, वो आपसे जो है क्या कहते हैं इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही तो है। ठीक है, उसके बाद वहां के बंदे ने आपसे मीटिंग कर ली जूम पे, ठीक है, तो फिर वो आपको हम्म। विजिट का क्यों कह रहे हैं? अगर लेट्स सपोज देखें, इस चीज का वे आउट देखें, क्या है? दो चीजें आप समझें। वे आउट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दो चीजें आप समझें। एक होती है बैंकिंग पॉलिसी, एक होता है टैक्स पॉलिसी या टैक्स लॉज। टैक्स लॉज के अंदर कहीं भी लिमिट नहीं लगाई जाती। आप जो सवाल कर रहे हैं, ये बैंकिंग पॉलिसी क्या है? ये पहले, कुछ साल पहले मुझे याद है, मरकरी बैंक आपको आईटीआईएन पे मिल जाता था, लेकिन फिजिकल बैंक आपको ये लाजमी कहता है, इफ यू वांट टू ओपन योर अकाउंट वी आर नॉट रिक्वायरिंग टू बी अ रेजिडेंट, बट यू हैव टू बी इन दी यूएस। तो आपको यूएस के अंदर होना पड़ेगा, उसके बगैर वो आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, ठीक है। आपके इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। लेट्स से आप कहते हैं कि एलएलसी है, उसको फिजिकल बैंक अकाउंट की जरूरत है, तो यस, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके लिए फिर किसी ना किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव हायर करना पड़ेगा आपको यूएस के अंदर। वो बैंक जाएगा,
आर्टिकल प्लस ऑपरेटिंग एग्रीमेंट और अपने सर्टिफाइड यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो लेके तो बैंक अकाउंट खुल जाता है। बट अगेन बता दूं कि ये बैंकिंग पॉलिसी है कि आपको यूनाइटेड स्टेट के अंदर होना जरूरी है इफ यू वांट टू ओपन योर इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट दोनों। अच्छा सर, एक चीज आपने कहा कि वो जो बंदा है अगर हम हायर करते हैं यूएसए में, ठीक है, वो बैंक जाएगा, ठीक है, उसके हम्म ब्याह पे मैंने उसको जो है ऑथराइजेशन लेटर दे दिया, ठीक है, आर्टिकल हम्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसको कंपनी की हम्म अथॉरिटी एक लिहाज से दे दी। 25% आप क्या दें राइट मैंने उसको दे दिए, ठीक है, वो चला गया बैंक, ठीक है, उसने हम्म ओपन करवा लिया, आफ्टर डेट मैंने उसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, मैं सारे हम्म राइट अपने पास लेके आना चाह रहा हूँ। तो हम्म कंसर्न ये है कि उसके बाद मुझे अगर राइट मेरे पास आ गया तो बैंक उसके बाद नहीं मुझे बुलाएगा वहां पे? नहीं, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि आपने जो कंपनी के सारे राइट्स ले लिए ना, फिर बैंक जो जिस अकाउंट बैंक में आपका अकाउंट है वहां पर सिग्नेचर जो है वो उसी बंदे का चलेगा। अगर उसने चेक बुक इशू करवा लिया बाद में तो ही कैन साइन और ही कैन विड्रॉ अमाउंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैंक। इसका वे आउट क्या है? सर अब इसका वे आउट कुछ भी नहीं है पाकिस्तान से, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसकी लिमिटेशन है। हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं, आपको अपने ट्रस्ट का बंदा लाना पड़ेगा। और आप उसको कोई परसेंटेज ना दें, कोई पावर ना दें, आप उसको नॉन कंपनसेटरी मैनेजर हायर करके भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको कंपनी को सी कॉर्प बनाना पड़ेगा पाकिस्तान से। सी कॉर्पोरेशन, हम्म। ठीक है। इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है? नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, अभी डबल टैक्सेशन की बात हो रही थी। हम्म जब हमें अभी भी पैसे बाहर से आते हैं तो हम्म हमारे बैंक उस पे कुछ पैसे काटते हैं पॉइंट, जबकि वो टैक्सेशन अगर अमेरिका में है या कहीं और हो रही है, हम्म। तो ये जो अभी पाकिस्तान में जो पैसे काटे जा रहे हैं, ये डबल टैक्सेशन में नहीं आते? सर एक तो बात याद रखिएगा, जब डबल टैक्सेशन की बात की जाए तो वो इनकम टैक्स की होगी, विथहोल्डिंग नहीं होगा। आई एम नॉट श्योर, एक मिनट मैं कंफर्म कर लेता हूँ अपने टीम से भी कि वो देख के बता दे मुझे कि बैंक जो फॉरेन फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर टैक्स डिडक्ट करती है क्या वो विथहोल्डिंग होती है, यस या नो? और जी पाकिस्तान में, और क्या विथहोल्डिंग वो होती है? अपने टैक्स के ऊपर उसको क्लेम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इट मींस वो जो विथहोल्डिंग है, विथहोल्डिंग टैक्स कंसिडर नहीं किया करे डायरेक्ट। विथहोल्डिंग आपसे विथहोल्ड सिर्फ इसलिए की जाती है कि आप अपना रिटर्न फाइल करें, वहां पर क्लेम कर ले कि सर मैंने इतना पैसा ऑलरेडी जमा कराया हुआ तो मैं टैक्स नहीं पे कर रहा। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर, शुक्रिया। श्योर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। नबील साहब आप बोल रहे हैं? जी अच्छा, मैंने सर पूछना था, ये जो 3 मंथ्स हैं इसमें फाइलिंग के जो रिटर्न्स हम करते हैं, हम्म अगर क्लाइंट आता है आफ्टर मार्च या अप्रैल या मई में जाके, अब उसकी लेट फाइलिंग हो गई, तो हम्म। वो करना ठीक होगा अगर क्लाइंट ने कोई एक्सटेंशन वगैरह भी अप्लाई नहीं की हुई? करना ठीक नहीं हो, करना बहुत अच्छा होगा, करना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली लेट पेनल्टी आप पे अप्लाई जरूर होगी, लेकिन आपको फाइलिंग तो कंप्लीट करनी है सर, फाइलिंग तो करनी है भले लेट अप हो जाए। नहीं तो वो नोटिस सर्व करेंगे आफ्टर नोटिस फाइलिंग? रिटर्न के बाद आपको नोटिस मेलिंग एड्रेस पे रिसीव होगा, और वहां पे जो है आप फिर उसके जो पेनल्टी है वो पे करेंगे। ठीक है, तो सर वो थोड़ी बहुत होती है कि ज्यादा पेनल्टी सर डिपेंड करता पिनलाइज? है, ये टोटली डिपेंड करता है कि मतलब बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इफ यू वांट टू लर्न कि पेनल्टी कैसे कैलकुलेट होती है, आईआरएस के ऊपर पूरे पब्लिकेशन है कि कैसे पेनल्टी कैलकुलेट होती है, तो वहां आप देख सकते हैं। ठीक है। थोड़ी और ठीक ज्यादा है। जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर मैटर करता है, तो अगर आपको लगता है कि आप पेनल्टी जानना चाहते हैं तो आप वहां देख ले, ईच सिनेरियो के हिसाब से वहां मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। प्लीज। सैफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि एक पाकिस्तानी रेजिडेंट है, उसने ना हम्म एलएलसी ओपन करवाई है यहाँ, यानी हम्म कि यूएसए किसी भी स्टेट में। तो उसकी हम्म डिमांड है कि मुझे ना वर्चुअल की जगह फिजिकल बैंक अकाउंट चाहिए। तो मैंने उसको कहा था कि यार, जहाँ तक मेरा नाकिस नॉलेज है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है। तो आप जरा गाइडलाइन दे दें कि क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो कैसे। सर पॉसिबल नहीं है, इसका जवाब ये है। अब वो पॉसिबल है तो कैसे है, फिर वो बहुत सारे रास्ते हैं और विच इज नॉट सूटेबल और तरीकेकार सही नहीं, दैट्स वाई पॉसिबल नहीं है। मतलब लीगल वे के अंदर, और लीगल वे के साथ आप कह सकते हैं सिक्योर वे के अंदर पॉसिबल नहीं है।
अच्छा, अगर इसको हम एओपी खुलवा लेते हैं और एक बंदा यूएस नेशनल हो, वो फिर फिर खुल जाएगा, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। फिर और ये जी बैंक में यानी कि जो पार्टनर है वो खुद फिजिकली जाएगा या कोई एजेंट भी जा सकता है उसकी जगह? सर, जब आपने यूएस रेजिडेंट को पार्टनर बनाया तो उसी को भेजे ना, क्यों हम रिस्क ठीक लेने की कोशिश करें। ठीक बहरहाल, है। लेकिन इससे बेहतर तरीकेकार ये है कि आप सी कॉर्प खुलवा के वहां कोई नॉन कंपनसेटरी मैनेजर हायर करें, उसको पैसे दे, वन टाइम के बैंक अकाउंट खुलवाएगा, और फिर उसके बाद आप अपने सी कॉर्प को रन करें। ठीक है, यानी एओपी कि आप कह जिसको रहे हैं कि पार्टनरशिप, एओपी जो है ना हम्म। पार्टनरशिप कहलाता है, उसको खुलने ये होता है, वो पार्टनरशिप सामने वाले बंदे को देनी पड़ती है। ठीक है, सी कॉर्प में एक से ही खुल जाता है। सी कॉर्प में तो खुल जाता है, चूंकि वो आप नॉन कंपनसेटरी मैनेजर हायर करते हैं, चूंकि सी कॉर्प इटसेल्फ एक कंपनी होती है और उसके शेयर होल्डर्स हम्म। होते हैं, तो वहां जरूरत नहीं होती कि आपको वहां पे ओनर ही दिखाया जाए। ठीक है। अच्छा, जो बंदा हम हायर करेंगे वो वन टाइम फीस लेगा या क्या सूरत हाल उसकी? सर, ये आपका अपना बंदा होगा, मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता, आप जिस आपकी जो टर्म एंड नहीं। कंडीशन डिसाइड हो वो करके दे देगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। क्योंकि मैं अगेन अच्छा, बता रहा हूँ, दूसरा। जब वो बैंक जाएगा, बैंक जी में जी। साइन करेगा, तो फिर बाद में वो चेकबुक के थ्रू पैसे निकाल सकता है, अगर आप बाद में उसको भले आप अपने अपने से पैसे ना दें, तो रिस्की गेम है, दैट्स वाई लोग जो है वो इस तरफ कंसिडर नहीं करते हैं। असल में उनका जो है ना बिजनेस ऐसा है कि वो चाह रहे हैं अमेरिकन क्रेडिट कार्ड। सर, अमेरिकन क्रेडिट कार्ड वो तो आपको यहाँ से बैंक अल्फला आपको अमेरिकन एक्सप्रेस ही बना के दे देता है, वो अमेरिकन क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन और वो, वो इंडिविजुअल में मिलेगा, बिजनेस में नहीं मिलेगा। जी जी, उनके ना 3 अकाउंट फ्लैग हो चुके हैं, स्टेट बैंक ने किए हैं अच्छा, वैसे सर हम पाकिस्तान यहाँ में। पे इंडिविजुअल केस डिस्कस ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर दीजिएगा, राइट नाउ अभी जो बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, तो एक पर्टिकुलर केस अपने क्लाइंट का डिस्कस करना मुनासिब नहीं होता है, जेनरिक क्वेश्चंस करें जिसमें लर्निंग सबकी हो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। बड़ी माजरत, आप अच्छा मुझसे अच्छा, पर्सनली चलें, कांटेक्ट कर सॉरी, लीजिएगा। मैं समझ गया। अच्छा, मुझे थैंक बताएं यू। कि जैसे कि एफबीआर का होता है कि अपडेट आती हैं तो हमें मतलब कि ऑर्डिनेंस या रूल्स या सर्कुलर देखने पड़ते हैं, तो यूएस में हम कैसे देखेंगे उसको? पब्लिकेशन देखते हैं आप, जिस तरह यहाँ ये सर्कुलेशन आती है, उस तरह पब्लिकेशन वहां पे आती हैं यूएस के अंदर। तो ये ईयर एंड पे आती हैं, एक दफा इकट्ठी आती हैं, वक्फे वक्फे सर, से आती हैं? मोस्टली एयर एंड पे आती है, लेकिन बीच में अगर कोई टैक्स लॉ पास होता है तो आईआरएस की वेबसाइट पे टॉप पे मेंशन होता है कि जो जो भी चीजें न्यू टैक्स लॉस चेंज हुए, व्हाट्स न्यू के नाम से सामने चीजें मेंशन होती हैं। चलें, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है सर, मैं अपना हाथ हाथ जो है ना डाउन कर रहा हूँ। थैंक यू। सैयद साहब, आपने कोई सवाल पूछना तो पूछ लें, हम सेशन वाइंड अप कर लेते हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी हमने रिटर्न का सारा प्रोसेस आपके साथ वॉक थ्रू किया है। तो हम्म नॉर्मली मतलब ये कि जो मेरा पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में तो हम डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं, जब भी हम टैक्सेशन स्टार्ट करते हैं तो भी जैसे फिजिकल ईयर हो गया, टैक्स ईयर हो गया, और इनकम ईयर और टैक्स ईयर, और इस तरह टाइप ऑफ इनकम, इन सब की डेफिनेशन इसको लेके चलते हैं। तो हम्म। इसमें भी कुछ टैक्सेशन में भी ऐसा कुछ है? सर, देखिए, ये चीजें तो मैंने क्या कहा आपसे कि जब भी कोई रिटर्न आप स्टार्ट करते हैं, उसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं और आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपना क्वेश्चनेयर बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप क्लाइंट से सवालात करते हैं। मैं जब भी क्लाइंट से कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड करता हूं, तो एटलीस्ट 30 मिनट का मेरा ऑनलाइन सेशन होता है उनके साथ, जिसमें मैं उनसे डिफरेंट वे में क्वेश्चंस करता हूँ, और उसमें मैं सारी चीजें पूछता हूँ कि आप क्या फिस्कल ईयर फॉलो कर रहे हैं या कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, आपके अकाउंटिंग मेथड कौन से हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। डिपेंड करता है हर एक की प्रैक्टिस कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस। पाकिस्तान में वैसे कैसे कई टैक्स प्रोफेशनल्स हैं जो कि बस बोलते हैं आप मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट भेज दें, बाकी आपका भाई सब संभाल लेगा। तो हर एक के काम करने के तरीके के ऊपर है। लेकिन ऐसे ना, जैसे भी हमारा जो है इनकम टैक्स एक्ट 2000 या 2001 है शायद, तो उसमें मतलब प्रॉपर, जैसे पहले तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 था, तो उसमें तो पहले तो सारी डेफिनेशन थी, फिर छोट हेड से इनके मतलब इनकम हेड से, जैसे आपकी सैलरी हो गई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हो गई, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गई, और हम्म इस तरह मतलब जो 5 के करीब हेड से मिल मिला के। तो हम्म। इस तरह से अगर बेसिक से अगर हमने चलना हो तो उसके लिए क्या फिर हमें 1040 कौन फॉर्म को सा? फॉलो करें, 1040 फॉर्म पे मेंशन है, पहले आप पूछते हैं कि W2 की इनकम है, उसके बाद आप इंटरेस्ट की, डिविडेंड्स की इनकम पूछते हैं, फिर आप अदर इनकम की जिसके अंदर आपके बिजनेस की इनकम आ जाती है, K1 की इनकम आ जाती है, और प्रॉपर्टी के इनकम आ जाती है, तो फिर वो वहां पे आप K1 जब आप इसको फॉलो करेंगे ना 1040 के फर्स्ट पेज को, तो वही एक पैटर्न है, ज्यादा बेहतर वही रहेगा।
और दूसरा ये कि इनकम टैक्स का जो 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 यूएस टैक्सेशन है, तो हम्म। जैसे हमारे यहाँ तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और इनकम टैक्स एक्ट है, तो वहाँ पे भी कोई ऐसी इस किस्म की कोई पब्लिकेशन है जिसको तो जस्ट जो अमेंडमेंट आती है वो पब्लिकेशन शो हो जाती है आईआरएस के ऊपर, और वो एक्ट वहां चलता है, जिस तरह यहाँ पे आई थिंक एक्ट चलता है तो वहां पे भी एक्ट चलता है। ठीक हो? थैंक यू। बस मिलता सही। थैंक यू। अच्छा सर, काइंडली एक चीज बता दें कि आपको कांटेक्ट करना हो या फिर आपकी टीम से कांटेक्ट करना हो तो ये ग्रुप में ही मैसेज करना है, किसको करना है मैसेज? और ये बता दें कि आपका ऑफिस है कोई लाहौर में? नहीं सर, मेरा कोई ऑफिस लाहौर में नहीं है, मैं कराची बेस्ड हूँ। और मुझसे कांटेक्ट करना हो तो आप लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना पर्सनल नंबर यहाँ शेयर नहीं कर सकता। आप वहां पे कर लें, जैसे ही टीम को मौका मिलेगा या मुझे मौका मिलेगा वहां आपको हम रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है। लिंक्डइन का अकाउंट? सर आप अमीनुल हक लिखें, आपको वहाँ लिंक्डइन अकाउंट मिल जाएगा। जो स्पेलिंग मैंने यहाँ भी लिखी है आपको मेरे इसमें नजर आ रही है स्क्रीन पे, सेम अकाउंट आप लिंक्डइन पे ऐड करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। जी सर, कोई और क्वेश्चन है? जल्दी वाइंड अप कर लेते हैं आज प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। सर जी आपने जी। अभी सॉफ्टवेयर पे बताया कि नॉन रेजिडेंट किस तरीके से फाइल करता है, यहाँ तक बात ठीक है। उसके बाद हम्म हम आगे चलते हैं। आपने कहा कि सब इंडिविजुअल फिल वो करते हैं, लेकिन स्पाउस का अगर हम फिल करते हैं तो इंडिविजुअल फिल करना पड़ता है। आई गेटिंग माय हम्म। पॉइंट? यहाँ तक यस। आपने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। लेकिन आगे मैं ये बात कहूंगा कि अगर इंडिविजुअल फिल करते हैं तो अलग अलग, तो ये मतलब ये है कि नॉन रेजिडेंट के हिसाब से तो वो कोई दोनों बिजनेस कर रहे हो, हाउस एंड दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पार्टनर हो किसी कंपनी में या बिजनेस कर रहे हो, ऐसा है? या भले दो, अलग अलग कर सकते हैं? दोनों पॉसिबिलिटी या देखें बिजनेस आप दोनों अगर। एक कर रहा हो नहीं कर रहा हो? मेरी सुन, बड़ी मेहरबानी। मैं आपका क्वेश्चन समझिए, मैं जवाब दे देता हूँ। देखें, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर आप 1040 एनआर को देखेंगे तो वहां पे W2 पे भी लोग काम करते हैं, वहां ऑप्शन दिया हुआ कि अगर आपके W2 से इनकम आई है तो आप मेंशन करें। तो हस्बैंड और वाइफ W2 पे भी काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस इनकम भी कर सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं। वो कोई भी कंडीशन हो सकती है। मैं सिर्फ बताने का मकसद ये था वहां पे कि ज्वाइंटली रिटर्न फाइल नहीं होगा, आपको इंडिविजुअली सेपरेटली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा हस्बैंड एंड वाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ठीक है सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, यही मेरा पूछने का पॉइंट था। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जी, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? आईसीटी मैनेजमेंट, अगर प्लीज इजाजत दे दें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वाइंड अप कर लेता है अच्छा सेशन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। बेहतरीन हो गया सर। आई गेस पार्टिसिपेंट्स के काफी सारे क्वेश्चंस एड्रेस हो गए हैं। अब्दुल्ला साहब का हैंड रेज है। अब्दुल्ला साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? या आई आई गेस डोंट उनका क्वेश्चन थिंक हो सो कि चुका वो है। ऑलरेडी पूछ चुके हैं। थैंक यू। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अमीन भाई फॉर योर टाइम। जी सलामकुम। और जी वालेकुम सलाम जी। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही था। ये सेकंड क्लास है या फर्स्ट क्लास है? बिकॉज मैं अभी सेंटर में इंडक्ट हुआ हूँ और मैसेज में काफी लेट आया है। सर ये इसकी दो क्लासेस थी, एक कल हुई है, एक दूसरी आज है। ओके। रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप वो ले लीजिएगा अगर आपको चाहिए हो तो। आई थिंक सो ये रिकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर देगा। बस मुझे वो प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेशन कर दे ताकि पता चले क्या है। नंबर 2 पे चलें, अब नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन वगैरह काफी सारे ज़हन में है, बट वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं फिर उसमें। सर इसकी कोई क्लास नहीं है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अमीन भाई मौजूद है, अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है आप अभी कर सकते हैं। सर इस वक्त तो नहीं है, ठीक है। ओके। ठीक है, थैंक यू। बेहतरीन हो गया। थैंक यू। जी सर, चलें सर। मुझे इजाजत। बड़ी सर मेहरबानी आप सर तमाम का, सर आप थैंक यू लोगों ने सो वक्त दिया। मच, थैंक यू। थैंक यू। दुआ की दरख्वास्त है आप तमाम से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।